बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउस राज और आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। अच्छा जी, आज हम लोग देखेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद से किस तरह दुनिया के किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखा जा सकता है और उसमें ज़बरदस्त किस्म के ब्राइट मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोगों ने जो पिछली वर्कशॉप में कवर किया था, टॉपिक वही है जी, पाथ फेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये CSS 2024 का 8वें नंबर वाला टॉपिक है। अच्छा जी, आप में से वो लोग जिन्होंने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले तो आप उस वर्कशॉप को जाके कम्प्लीटली देख लो। ठीक है, तो इस वर्कशॉप की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ये वाली पहले देख के उसे बाद में देखना चाहते हो, एज यू विश, बट जब आप दोनों देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट डेवलप होगी। अच्छा जी, आप लोगों में से वो लोग, आप लोगों के मैंने कमेंट्स सब लोगों के देखे। ठीक है, आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस भी मैंने देखे, अप्रिसिएशन भी मैंने देखी, जिस तरीके कार से आपने मोहब्बत का इजहार किया, ठीक है, वो भी मैंने देखा। आई अप्रिशिएट यू, ऑल ऑफ यू फॉर दैट। अच्छा, आपके सवाल ये था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ज़रा और गहराई में जाया जाए। ठीक है, सो हियर वी आर। आज हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ज़रा और गहराई में जाएंगे, एक गोता लगाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलें जी, हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ना सिर्फ ऐसे पास कर सकते हो, बल्कि आप 65 प्लस स्कोर जो है वो स्कोर कर सकते हो ऐसे में। ठीक है, ये बात करने का मकसद क्या है वो भी आपको लेक्चर में समझ आ जाएगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने ये डेवलप की थी आउटलाइन। ठीक है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की थी, ये ज़रा रफ हो गया, चलो पिछले लेक्चर में तो आपको समझ आ गई। तो इसमें मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर ज़रा डिटेलिंग में छोटा करके लिख दिया है और स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस वाला। तो स्ट्रक्चर हमने किस तरीके कार से डिसाइड किया, तो वो आप जाके पिछले ही लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जिस वक्त मैंने आपको कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त इसके गिर्द में सोचता हूँ, वो मेरा एक तरीक़ाकार है जिसके गिर्द में सोचता हूँ। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के सवाल थे कि सर वो तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया वो तरीक़ाकार जो है शायद वो कोई पैसों की वर्कशॉप आ गई होगी जी। अब नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, देखो, ये तो हमने जिस तरीक़ेकार से डेवलप किया वो तो आपने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज हम लोग ज़रा एक स्टेप आगे चले जाते हैं। ठीक है, देखो, मैं अब आपको बताता हूँ मेरा ये डेवलप करने का तरीक़ाकार क्या होता है। ठीक है, ये तरीक़ाकार होता है जी डेवलप करने का, समझ गए हो? अच्छा अच्छा, देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं डोमेस्टिक लेवल से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डोमेस्टिक लेवल से शुरू करता हूँ। ठीक है, फिर मैं रीजनल लेवल की तरफ आता हूँ और फिर मैं इंटरनेशनल लेवल की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ से होता ये है, एक तो वो जो बात होती है ना जी कि क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर हमारे ऐसे में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस तनाजुर में सोचते हो तो आप बहुत से ऐसे पॉइंट सोच जाते हो जो कि आम एस्पायरेंट जो है वो सोचने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डोमेस्टिक लेवल, ठीक है, और रीजनल लेवल, और यहाँ पे चलो हम 2 ही कर लेते हैं और तीसरा हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए तो ये ज्यादती होगी, यहाँ तक बता देना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक लेवल में हम लोग किन किस्म की चीज़ों पर काम करेंगे। डोमेस्टिक लेवल पे हमें 3 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत होती है बेसिकली। डोमेस्टिक लेवल में सबसे पहले देखते हो आप इंडिविजुअल लेवल को। ठीक है, बड़े, अब आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। फिर आप कम्युनिटी के लेवल पे जाते हो, अभी आप विद इन कंट्री हो। ठीक है, फिर आप इंस्टीट्यूशंस को देखते हो। ठीक है, अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए होंगे, शायद वो इस बात को ना समझ सकें, मैं इस बात को और ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान करता हूँ। जब मैं डोमेस्टिक लेवल पे सोचता हूँ ना, तो मैं क्या सोचता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ, अब अपने पास ये नोट करते जाओ अच्छा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या और पॉवर्टी। ठीक है,
मैं इस एंगल से सोचता हूँ, उसके बाद मैं किस एंगल से सोचता हूँ, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद मैं किस एंगल से सोचता हूँ, टेक्नोलॉजी, या फिर डिजिटलाइजेशन, या फिर वो ई कॉमर्स, वो तरीक़ेकार आपको मैंने पीछे समझाया हुआ है, या फिर मैं सोचता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब जिस वक्त मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ ना, अब ये टॉपिक तो ऐसा था कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी मेरे काम में आ गई। अब मैंने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लिखा हुआ है ना, कोई टॉपिक ऐसा होगा कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी से मेरे माइंड में फॉसिल फ्यूल्स आएंगे, कोई टॉपिक ऐसा होगा मेरे माइंड में इससे जो है ये जो सोलर पैनल्स हैं, विंड पैनल्स हैं, जब ये एक बात मेरे माइंड में आ गई ना, फिर मैं टॉपिक देखूंगा, टॉपिक जैसे ही मैं टॉपिक को देखूंगा, उस टॉपिक के मुताबिक इस रिन्यूएबल एनर्जी मेरे लिए एक निशानी है, इस निशानी के साथ 10 जॉर्गन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स भी जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ जो है ना वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं, फिर कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ कैपेसिटी पेमेंट ये होती है ना जी कि आपके जितने भी ये जो IPPs इंस्टॉल हुई हुई हैं, ये बिजली पैदा करें ना करें, जितनी इन्होंने इंस्टॉलेशन की हुई है उतने पैसे आपने इनको देने, उससे हमारा सर्कुलर डेट ज़्यादा होता है। सर्कुलर डेट जिस वक्त हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हमारा फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फिर हमारा वो रुपए की कीमत गिरती है। ये सारी चीज़ें अब जुड़ी हुई हैं, ये मेरे माइंड में ये जो ऑर्गन सारे जुड़े हुए, वो कैसे जुड़े हुए वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर मैं क्या सोचता हूँ, फिर मैं एम्प्लॉयमेंट सोचता हूँ, ठीक है, फिर मैं क्या सोचता हूँ, फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सोच लेता हूँ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में सोच लेता हूँ, ठीक है, एजुकेशन के बारे में सोच लेता हूँ, एजुकेशन जब आ जाती है तो स्किल डेवलपमेंट मेरे माइंड में आ जाती है, फिर हेल्थ के बारे में सोच लेता हूँ, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज जो हमारे पास हैं, गवर्नेंस इश्यूज आ गए तो रूल ऑफ लॉ तुम्हें पता है वो माइंड में आ ही जाता है, रूल ऑफ लॉ आ गया, वो जो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी वो आ जाती हैं, ठीक है, क्राइम को लेके सोच लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ डोमेस्टिक लेवल्स पे सोचने के मेरे आईने हैं, मेरे ढांचे हैं, ठीक है, जिन एनकों से मैं डोमेस्टिक लेवल को देखता हूँ, ठीक है, जिन ग्लासेस से, जिन लेंजेस से, ठीक है। इसमें आप अपनी तैयारी करते वक्त बहुत सारी चीज़ें अपने लिए 20-30 कोई भी चीज़ें आप बना लो। बात करने का मकसद ये नहीं है कि मेरी वाली याद करो, बात करने का मकसद ये है कि इस तरीके कार से डोमेस्टिक लेवल में अपने लिए कुछ चीज़ें रख लो और वहां से पॉइंट निकालने की कोशिश किया करो। रीजनल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें मेरे वाले पॉइंट्स ही रख लो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम दे देंगे। नेबरिंग कंट्रीज़, सबसे पहले सोचो, जब नेबरिंग कंट्रीज़ तुमने सोचा, अफगानिस्तान तुम्हारे माइंड में आएगा, इंडिया तुम्हारे माइंड में आएगा, ठीक है, चाइना तुम्हारे माइंड में आएगा, तो उससे क्या, बॉर्डर इशूज़ तुम्हारे जहन में आएगा, ठीक है, बॉर्डर इशूज़ से सिक्योरिटी तुम्हारे जहन में आएगा, ठीक है, इनको रख लो। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड आती है जहन में कि नहीं आती जिस वक्त सोचते हो नेबरिंग रीजनल लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह देखो सार्क है या OIC, ये जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ हमारे क्या ताल्लुक हैं, उनको ज्वाइन करने में चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फला 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 फला। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो अब हमारे इंडिया के साथ भी चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, इसी तरह के 8-10 पॉइंट अपने लिए रीजनल लेवल में उठा के रख लो। अभी मैं यही चीज़ें आपको बताता हूँ, मैंने देखो इधर इधर किस तरह अप्लाई की हुई है। देखो अब यहाँ पे मैंने रूल ऑफ लॉ की बात यहाँ से उठा ली, रूल ऑफ लॉ आ गया, टेक्नोलॉजी वाले से डिजिटलाइजेशन उठा लिया, एग्रीकल्चर वाले से एग्रीकल्चर उठा लिया, रिन्यूएबल एनर्जी वाले से मैंने रिन्यूएबल उठा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये आ गया, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ये आ गया, ठीक है ना जी। वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है, मुझे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से याद आ जाता है, मगर तुम्हें अगर नहीं भी आता तो तुम वुमेन एम्पावरमेंट को अलग से ऐड कर लो, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। रीजनल में तुम पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन का भी हवाला दे दो, ठीक है, जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन का जिस वक्त हवाला दोगे तो फिर तुम्हारे माइंड में पाकिस्तान की पोर्ट्स आएंगी, पोर्ट्स का हवाला दोगे, ग्वादर आएगा, ग्वादर का हवाला दोगे तो फिर वो पानी की सिक्योरिटी और साउथ चाइना सी तुम्हारे माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। ये रीजनल हो गया। इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल चलो मैं आपको लिखे बगैर ही बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास फिर आगे करने को और बहुत है। इंटरनेशनल में देखो इंटरनेशनल लॉज आ जाती हैं, ट्रीटीज़ को लेकर ज़रा सोच लिया करो, ऑर्गेनाइजेशन ये UN हो गया, OIC हो गया, देखा करो वो किसी टॉपिक के बारे में, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है उसके बारे में क्या कह रही हैं। फिर ये जो ट्रांसनेशनल इशूज़ हैं, जैसे देखो क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, ह्यूमन राइट्स हैं, ग्लोबल हेल्थ इशूज़ हैं, और अभी तो ये AI की जो डेवलपमेंट है ये इथिकल हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी एक प्रॉपर इशू बन गया, ठीक है, बना है कि नहीं बना। अच्छा, अब जब ये चीज़ें तुम्हें आ गई, इससे तुमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग निकाल ली। Once you are done with this part of your essay लिखने हो गया, ठीक है, एक दफा आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग लिख ली, फिर जरा हम लोग इसको, एक दफा जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग लिख ली ना तो फिर हमारे पास, अब देखो
इसमें हमने स्ट्रक्चर क्या डिसाइड किया था जी? इसमें हमने स्ट्रक्चर डिसाइड किया था कि अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और सोल्यूशन होंगे हमारे ऐसे में। ये हमने किस तरह डिसाइड किया था, ये आप अगेन पिछली वर्कशॉप में देख लो। अब अगर आपने ये वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी सी बना ली, उसमें 10-15 पॉइंट्स दे दिए, उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट भी डेवलप कर सकते हो पुत्र। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है? ये हमारे पास नीचे ऐसे पड़े हुए जो हमने डेवलप किया, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप थीसिस स्टेटमेंट भी डेवलप कर सकते हो। अज़ान शुरू हो गई है जी। अच्छा, जिस वक्त आप इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हो ना, उसके बाद आ जाता है जी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, अब देखो, अब जैसे कि हम लोगों ने ये जो ऐसे उस दिन किया, इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर रखा हुआ था चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ वाला, ठीक है? अब देखो और कितने मजीद स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कॉज वाला और इफेक्ट वाला हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? रीज़न और इम्पैक्ट वाला, रीज़न और इम्पैक्ट्स वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, यूएन वगैरह पे है, तो फिर क्या अचीवमेंट्स और फेलियर्स वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? या फिर अगर मीडिया वगैरह पे है तो ऑब्जेक्शंस और कोई उसके किए हुए बेनिफिट्स उस इदारे के दिए हुए हो सकते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर। या फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट एग्जामिनर ने दिया हुआ डायरेक्टली आप उसी को अपनी बात का मेवर बनाओगे। सो जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, और उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने मेरे लेक्चर से इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की अहमियत को जाना। और आप लोगों में से जितने लोगों के तकरीबन मुझे ज़्यादातर के मैसेजेस आए तो उन्होंने यही कहा कि सर इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़रा सा और डीप जाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है? सो आज मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेप्थ बताने लगा हूँ, ठीक है? आज हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेप्थ, इसकी अहमियत क्या है वो तो आपने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज मैं आपको इसकी गहराई बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, जिस तरह अच्छा, फिर इस ही से ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इस ही से आपने देखा हमने थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी कि नहीं लिखी? तो मतलब ये हुआ कि थीसिस स्टेटमेंट भी इससे लिखी जा सकती है। और फिर आपने ये भी देखा कि उस दिन हमने जब अपॉर्चुनिटीज लिखी तो उस ही से हमने चैलेंजेस बनाए, ठीक है? या अगर हम चैलेंजेस लिखें तो उसी से अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। हम रीजन लिखें तो उसी से इम्पैक्ट बनाएंगे, कॉज लिखें तो उसी से इफेक्ट बनाएंगे। कॉजेज हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग ने दे दिए, इफेक्ट्स हमें कॉजेज ने दे दिए, ठीक है? अचीवमेंट से हम फेलियर्स बनाएंगे। जैसे देखो, इधर हम लोगों ने बनाया था, इधर अगर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने से, रूल ऑफ लॉ लाने से ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा, ये अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज हमने क्या दिया था कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस इश्यूज हैं, ठीक है? इस वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरा देखो, हमने कहा डिजिटलाइजेशन लानी चाहिए, ई कॉमर्स होनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी, इनोवेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आए। चैलेंजेस में हमने कह दिया कि हम वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन नहीं है हमारे नेशनल जो है पॉलिसी में, ठीक है? हमने उस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड ही नहीं किया, कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तब हम जो है वो डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स नहीं ला सके। इधर हमने लिखा एग्रीकल्चर को एनहांस करना चाहिए मॉडर्न फार्मिंग के जरिए, ताकि फूड सिक्योरिटी हो और रूरल डेवलपमेंट हो। चैलेंज हमने क्या दिया कि भाई हमारे पास वाटर स्कैरसिटी है, तब हम अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि और एग्रीकल्चर चैलेंजेस को बढ़ा रही है, ठीक है? फिर हमने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की तो हमने बता दिया एनर्जी शॉर्टेजेस। सो और फिर इसी तरह हमने सॉल्यूशंस भी पैदा किए। देखो, पहले हमने क्या दिया कि भाई स्ट्रेंथन करने से अपॉर्चुनिटी है, इससे खुशहाली आएगी, ये हमारे मसाइल हैं। सोल्यूशन क्या है? हम अगर इसको स्ट्रेंथन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म टू इंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है? सो इससे साबित ये हुआ कि सोल्यूशन भी हम फिर इन ही चैलेंजेस से सॉल्यूशंस बना देंगे। ये जो कॉजेस हैं इनको हल करना सॉल्यूशन होगा, ये फेलियर्स हैं इनको हल करना सॉल्यूशन बन जाएगा। सो साबित ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा ऐसे लिखने में आपकी मदद करती है, ठीक है? और ये चीज प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर करके भी देख ली। अच्छा, आज हमारा क्वेश्चन फिर ये है कि सर इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को मजबूत कैसे किया जाए, इंप्रूव कैसे किया जाए, तगड़ा कैसे बनाया जाए, परफेक्ट कैसे बनाया जाए, ठीक है? अच्छा, अभी मैं कोई पेज देखता हूँ ताकि बात हमारी जगह लंबी होगी ना, हम किसी खाली जगह हमें कोई पेज मिल जाए तो उस पर अगर हम ये अपनी बातें डिस्कस करें ना तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। ये हमारे पास एक पेज है जी, ठीक है जी, ये एक पेज है हमारे पास, ठीक है? अब देखो,
ब्रेनस्टॉर्मिंग को मजबूत कैसे किया जाए? ब्रेन स्टॉर्मिंग को मजबूत कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि ये इस काबिल हो जाए ब्रेन स्टॉर्मिंग कि इसकी मदद से आप पूरा ऐसे लिख सको, ठीक है। उसमें देखो मैं आपको बताऊं ना, मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली उसमें चीज क्या आ जाएगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, बड़ा गौर से सुनना। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने CSS का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, ऐसे का। उसमें अब आप कोई ऐसे जो है सबसे पहले सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आपने एक ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बताता हूँ, आप अपनी मजबूत किस तरह करोगे। ये बड़ी गहरी बात है, जरा सा वक्त लगेगा समझना। सबसे पहले तो आपने उस टॉपिक की डीकंस्ट्रक्शन करनी होती है, ठीक है। आप समझते हो कि एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, एग्जामिनर आखिर किस चीज की तरफ मेरी तवज्जो दिलाना चाह रहा है या किस चीज के ऊपर मेरा ओपिनियन जानना चाह रहा है, ठीक है। जब आप ये चीज समझ आते हो, जिस अब 10 टॉपिक्स में से जिस जिस जिसका सवाल आपको, वो अरिस्टोटल कहता था कि अगर सवाल का समझ आ जाना भी आधा जवाब होता है, तो जिसका सवाल आपको समझ आ जाता है या आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इसका सवाल समझ आ गया, आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हो। फिर उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो। अगर नहीं भी करते हो तो उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस की तरफ जा रहे हो, कॉज इफेक्ट की तरफ जा रहे हो, उससे भी पहले आप ये देखोगे कि भाई ये आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव है फिर तो ये उसे और तरह से डिकंस्ट्रक्ट करोगे, डिस्क्रिप्टिव वगैरह है, ठीक है, और तरह से डिकंस्ट्रक्ट करोगे। मैं तो खैर इन टाइप्स में जाता ही नहीं हूँ, मेरे कोई अपने तरीकेकार है, बट फिर आप उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। वंस यू आर डन विद दैट स्ट्रक्चर, फिर आ जाती है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये तीसरा स्टेप होता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, मैंने शुरू से क्यों स्टार्ट किया, अभी आपको समझ आ जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपको मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी तरीका बता दिया कि ये तरीका कार है, आप इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट डिवेलप करते हो। किस तरह डिवेलप करते हो वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। अभी मैं आपको कुछ और चीजें, क्योंकि ये चीजें तो हमने डिवेलप कर ली, आज हम गहराई में जा रहे हैं जरा। थीसिस स्टेटमेंट जिस वक्त आ गई, उसके बाद आप स्ट्रक्चर तो आपने डिसाइड किया हुआ है, हेडिंग्स बनाते हो अपनी आउटलाइन की, अपनी आउटलाइन की हेडिंग्स बनाते हो, हेडिंग्स ऑफ द आउटलाइन। ये क्या चीजें होती हैं जी, ये चीजें होती हैं। ये देखो मैंने ये हेडिंग बनाई, मैंने ये हेडिंग बनाई, मैंने ये हेडिंग बनाई, ठीक है। अभी मैं हेडिंग की तरफ आ रहा हूँ। ये हेडिंग्स में बहुत बड़ी गेम होती है। आप लोग तो सिर्फ समझते हो कि जो फ्रेजेस अच्छी बनाता है वो जीत जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हेडिंग्स बनाना सीख गया वो जीत गया, क्योंकि जिस वक्त आप हेडिंग बनाते हो उसके बाद सेकेंडरी रोल इस फ्रेज को होता है। फ्रेजेस आप इस हेडिंग के मुताबिक बनाया करते हो, ठीक है। आप जिस वक्त CSPs के मुख्तलिफ अच्छे एसेस पढ़ते हो तो आपको लगता है उन्होंने फ्रेजेस बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं, मगर आप एक चीज इग्नोर करते हो कि उन्होंने ये मैन हेडिंग इतनी खूबसूरत बनाई होती है कि वो जब नीचे फ्रेजेस बनाते हैं उनका मतलब क्लियर हो रहा होता है। उन्होंने सवाल ही ऊपर इस किस्म से पॉइंट आउट किया हुआ होता है कि नीचे आपको हर चीज जवाब लग रही होती है उस चीज का जो एग्जामिनर ने पूछी हुई है। हेडिंग्स जिस वक्त आप बना लेते हो उसके बाद आप उसके नीचे फ्रेजेस बनाते हो, ठीक है। आपने देखा कि फ्रेजेस बनाने में, अब देखो हेडिंग्स बनाने में आपको, अच्छा छोड़ो वो बात बाद में करते हैं। अब देखो फ्रेजेस बनाने में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह मदद करती है वो भी हमने देखा। फ्रेजेस आप बनाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो जी, उसके बाद अच्छा फ्रेजेस जिस वक्त आप बना लेते हो 8-10, ठीक है, फिर आपका कोशिश होती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। फिर आपकी कोशिश होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो कि भाई मैं जो फ्रेज भी बनाऊं वो उसी टॉपिक पे हो जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछी हुई, ये ना मैं टॉपिक से भटक जाऊं। और इन दोनों चीजों की वजह से फिर आप क्या लाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप रेलेवेंस लाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, अपने ऐसे में। फिर आप उसका कंक्लूजन दे देते हो, ठीक है, और उसमें कहीं कोड का इस्तेमाल करना हो तो आप कर लेते हो। अच्छा अब मैंने ये बातें ब्रेनस्टॉर्मिंग को मजबूत करने के लिए क्यों की। देखो मुझे जिस वक्त मैंने यहां से हिंट ले लिया, फिर मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट डिवेलप कर ली। आप लोगों ने देखा मैंने आपके सामने थीसिस स्टेटमेंट डिवेलप की, मगर एक चीज आपने उसमें इग्नोर कर दी, ठीक है। आपने इग्नोर ये कर दिया कि मुझे स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस स्टेटमेंट पता है। मुझे थीसिस स्टेटमेंट का क्या पता है, मुझे स्ट्रक्चर पता है थीसिस स्टेटमेंट का। मुझे मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ने स्ट्रक्चर नहीं बताया, मुझे मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ कंटेंट दे रही है। उस कंटेंट को स्ट्रक्चर में कौन उतार रहा है, मैं उतार रहा हूं। अब देखो ये मैंने 3 हिस्सों में ये थीसिस स्टेटमेंट बनाई। अभी कॉजेज इफेक्ट वाला कोई ऐसे आ जाता है,
शायद मैं उसकी थीसिस स्टेटमेंट 2 हिस्सों में बनाऊं। अभी कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाता है, शायद मैं उसकी थीसिस स्टेटमेंट को एक हिस्सा बनाऊं। अभी कोई लिटरेरी ऐसे आ जाता है, शायद मैं उसकी थीसिस स्टेटमेंट को एक हिस्सा बनाऊं। क्या पता मैं किसी की थीसिस स्टेटमेंट में 5 हिस्से दे दूं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है, स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट मुझे पता है। अगर आप अपनी थीसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग को मजबूत करना चाहते हो, सबसे पहले आपको डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक सीखनी पड़ती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डीकंस्ट्रक्ट करने के उसूल क्या हैं। उसके बाद आपको दूसरी चीज सीखनी पड़ती है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस स्टेटमेंट से भी पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे सीखना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे इवेंचुअली आपको बताता है कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके कार की होगी। देखो, मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस में खेलूंगा, देखो बुक इधर की मेरी आउटलाइन, हाँ देखो, मैं जिस वक्त डिसाइड कर लिया मैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस में खेलूंगा, उसके बाद मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट बनाई। मुझे मेरे इस स्ट्रक्चर ने बताया कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, फिर मैंने वही रखा अपना स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी से चैलेंजेस, चैलेंजेस से सॉल्यूशन। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ दी ऐसे जो है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं सिखाती, ये कॉन्सेप्ट आपको खुद सीखना पड़ता है पहले। डीकंस्ट्रक्शन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं सिखाती, ये आपको खुद सीखना पड़ता है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटेंट देती है, थीसिस स्टेटमेंट बनानी नहीं सिखाती, ये आपको खुद सीखनी पड़ती है। हेडिंग्स ऑफ द आउटलाइन, ये आपको खुद सीखनी पड़ती हैं। जब आपको इसका हल भी बताता हूँ, जरा सा सब्र करना। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, मेरा काम आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम आपको असलियत बताना, और ये बड़ी आसान चीजें हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी और रेलेवेंस, ये चीजें भी आपने खुद करनी होती हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको सारा दे रही होती है कंटेंट। अच्छा, एक दफा तो ये चीजें आपने कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद आउटलाइन का जो पंचुएशंस होती हैं, देखो मैंने आउटलाइन में कुछ पंचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, मैंने आउटलाइन का स्ट्रक्चर रखा हुआ, देखो ये बड़ा हेडर बाहर दे रहा हूँ, ये सब हेडर्स अंदर दे रहा हूँ, लाइनें फासला छोड़ रहा हूँ हर मेन हेडिंग के नीचे। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें मैं इसके अंदर लगा हुआ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर मैं हेडिंग्स को जो है किस तरीके कार से डिजाइन कर रहा हूँ, और आउटलाइन में बड़ी गहराई की चीजें जिन पे मैं अभी नहीं जाना चाहता, फिर हमारा वो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आउटलाइन की पंचुएशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये वो बुनियादी 8-10 चीजें होती हैं जिनमें हमें बुनियादी इशू आता है। ठीक है, अच्छा, इस पर मेरा एक क्रैश कोर्स भी है एग्जाम पेन का, अगर आप वो भी देखना चाहें यू कैन चेक इट आउट। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके 943209 आप ये हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई, उसके बाद फिर एक चीज और होती है, मैं अब आपको बताता हूँ वो चीज क्या होती है। अब देखो, मेरे इस ऐसे की तरफ आ जाओ। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं सिखाती वो होती है जी ग्रामर। अच्छा, अब ग्रामर में क्या, इस चीज को बड़े गौर से सुनना। ठीक है, जो आपने ग्रामर पढ़ी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो ग्रामर अब किसी काम की भी नहीं रही। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ग्रामर से मुराद क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैंने इस थीसिस स्टेटमेंट बनाई, उसका तुम मैंने स्ट्रक्चर सीखा। स्ट्रक्चर के बाद देखो, मैं थीसिस स्टेटमेंट में किस किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखो ऑल दो वाला मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कुछ ट्रांजिशनल फ्रेज डालने की कोशिश की, ट्रांजिशन की। देखो, उसके बाद ये ING, देखो मैं सेंटेंसेस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। फिर दैट क्लॉज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, सबसे देखो, अब मुझे मेन चीज की पहले हम लोग किस चीज की तरफ आ जाते हैं जी। मुझे देखो क्लॉजेस का भी पता है, उसकी टाइप्स का भी पता है, और उसके प्रैक्टिकल यूजेस का भी पता है। मेन बात क्या होती है, प्रैक्टिकल यूजेस। देखो, अब नीचे मैं फ्रेजेस में रह रहा हूँ, मैं अब जेरेंड फ्रेज फॉर एग्जांपल शुरू करता हूँ, मैं जेरेंड में ही रहता हूँ, मैं उससे हटता नहीं हूँ। आपको तब टेस्ट आ रहा होता है। ठीक है, जिस वक्त में देखो स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, एम्ब्रेसिंग डिजिटलाइजेशन, एनहांसिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, सारी अब मेरी देखो, एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड वुमेन। मैं अब जेरेंड फ्रेज में ही उतर रहा हूँ, मुझे फ्रेजेस भी पता है, मुझे फ्रेजेस की टाइप्स भी पता है, और मुझे उसका प्रैक्टिकल यूज भी पता है। अब देखो, ये जो मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग थी ना, मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ने मुझे बड़ा जबरदस्त कंटेंट दे दिया, मुझे मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ने बड़ा जबरदस्त कंटेंट दे दिया। उस कंटेंट को फ्रेज बनाना अब मेरा काम है, फ्रेज की टाइप में रहना मेरा काम है। ठीक है, फिर अब देखो, इस जुमले का वजन है, मैंने वजन बराबर रखा हुआ है हर जगह पे, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, वजन मैंने इसको कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म इन सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस, ये क्लॉजेस, ये पैरेललिज्म। मैं वजन जो है जुमले का दोनों तरफ से बराबर रख रहा हूँ, मैं उसका वजन को नहीं छेड़ रहा, तब आपको टेस्ट आ रहा है। उसके बाद आ जाओ, अब देखो, ये जिस वक्त मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, ज्यादातर जो है 90%, मेरी तो 100% ही थीसिस स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनती है, 90% ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनती है। अब इसका मतलब ये है, मुझे पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है,
कंपाउंड सेंटेंस क्या है और सिंपल सेंटेंस क्या है, ठीक है। पहले तो मुझे सेंटेंसेस की टाइप्स पता है। अब जिस वक्त मैं पैराग्राफ बनाऊंगा इन फ्रेजेस से, तो कंपाउंड सेंटेंस होता है जो एक पैराग्राफ की टॉपिक स्टेटमेंट को बनाता है, ठीक है। इसका मतलब है मुझे कंपाउंड सेंटेंस भी पता है। फिर जिस वक्त मैं अपने पैराग्राफ को नीचे प्रूफ करता हूँ, देखो मैं पैराग्राफ लिख रहा होता हूँ, मैं टॉपिक सेंटेंस दिया, उसके नीचे मैं सपोर्टिंग डिटेल्स दूंगा, आपको पता है वो हम फैक्ट एंड फिगर बहुत सारी चीजें उसमें देते हैं। उसमें आपको एक इशू आता होता है, जो बच्चे लिखते हैं, जो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें इशू आता है, वो जुमला लिखना शुरू करते हैं, लिखते जाते हैं, उनसे जुमला खत्म ही नहीं होता, उनसे जुमला बंद ही नहीं होता, वो लंबे लंबे इतना लंबा चले जाते हैं कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बाहर आ जाता है। वो इसलिए कि आपको सिंपल सेंटेंस यूज करना नहीं आता। इधर सबसे ज्यादा काम सिंपल सेंटेंस को होता है, और जो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक्स है ना, ज्यादातर वो लोग इस सिंपल सेंटेंस का यूज सही जानते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश का एक्सप्रेशन अच्छा करना है ना, तो आप एक पूरा सेशन मैंने लिया एक टीचर्स के साथ, ठीक है, 16,000 मैंने दिए, 16 क्लासेस उन्होंने ली। उस पूरे सेशन में मैंने एक चीज सीखी, मुझे जो मसला आ रहा था कि मुझसे सेंटेंस खत्म नहीं होता था, मैंने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंस जो है, जो बंदा सीख गया, उसकी इंग्लिश का एक्सप्रेशन जो है वो जबरदस्त हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस हो गया जी। अब उसके बाद आ जाओ, अब ये देखो, ये भी पंचुएशंस दी हुई हैं, ये भी पंचुएशंस दी हुई हैं, ये भी पंचुएशंस दी हुई हैं। मुझे पंचुएशंस का इस्तेमाल आता है, ठीक है, पंचुएशंस का इस्तेमाल आ गया जी मुझे, वेल एंड गुड। अब देखो मैं जिधर कंजंक्शन यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं प्रीपोजिशन यूज कर रहा हूँ, मैं नाउन यूज कर रहा हूँ, देखो मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ, देखो मैं एडजेक्टिव्स को यूज कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आउटलाइन में किस तरीके कार से एडजेक्टिव को यूज करना है, फ्रेज में किधर खूबसूरती डालने के लिए मुझे जो है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मुझे उसकी सिर्फ डेफिनेशन नहीं आती, मुझे उसका प्रैक्टिकल यूज आता है, ठीक है। सो आपको ये सारी बात करने का मकसद ये है, एक तो ये चीजें आपको इस चीज पे गौर करना चाहिए, और हम लोगों का एग्जाम पेन का ग्रामर सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है जी बहुत जल्दी, और आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ये हम लोगों की 40 दिन की वर्कशॉप होती है, और उसमें हम इन तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल से देखते हैं। बट अगर आप हमारे साथ नहीं भी देख रहे, आप इन चीज़ों पे अपना गौर करो, ठीक है। प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ ग्रामर सीखो, और फिर इस चीज़ पे आप अपना गौर करो। जब आप ये दो चीज़ें सीख जाओगे, 1 और 2, उसके बाद आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को पर लग जाएंगे। और CSS अगर कोई एक अल्फाज में मुझसे पूछे ना, एक अल्फाज में तो अगर मुझसे पूछेगा तो खैर मैं कहूँगा प्रैक्टिस, दूसरा लफ्ज़ अगर वो कहे तो खैर वो भी मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कहूँगा। पहला लफ्ज़ अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा राइट गाइडेंस, दूसरा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे कहूँगा प्रैक्टिस, तीसरा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे कहूँगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ये मेरे तजुर्बे से मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो दैट वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग की मदद से आज हम लोग सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की गहराई में आए हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिकल यूज देखना चाहते हो, आप पिछले लेक्चर में जाओ और आपको पता चल जाएगा कि इस एक चीज ने किस तरह 2500 वर्ड कैसे लिखने में मदद की है। फिर ये दूसरी एक चीज मैंने लिखी हुई है, क्राफ्टिंग और डिटेलिंग। क्राफ्टिंग तो ये थी, हमने बना दी। डिटेलिंग ये है कि आप हर पैराग्राफ के नीचे जो आप इसमें रिपोर्ट देना चाहते हो UN की, या कोई भी आप जो भी पॉइंट्स डिस्कस करोगे 1 2 3 नंबरिंग अपनी दे दो, यहीं पे डिटेलिंग कर दो, और पूरे ऐसे आपके उसके बाद आप यहीं से लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बच्चे सामने रखोगे और आपको पता होगा। बट बात फिर वही आ जाती है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता हो। अब ये देखो मैंने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, आपको जिस तरह मैंने बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैंने किस तरह जॉर्गन्स यूज करके ये चीज़ें निकाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने सेंटेंस भी बनाया हुआ है ना, ये आपको इसलिए प्रोफेशनल लग रहा है कि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर का हैक पता है, मुझे पता है मैजिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी सारी गेम है, कोई बंदा जो है वो इतना अफलातून नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें सीखना भी चाहते हैं, मैंने आपको बताया हम लोगों का 40 दिन का वो ग्रामर सेशन होता है, उसमें हम लोग ये बड़ी ज़बरदस्त तरीक़ेकार से इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बात करने का मकसद ये है, अगर आप अपनी ये स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपनी ये दो चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, और जब आप इस चीज़ को इंप्रूव कर गए तो फिर उसके बाद CSS इंशाल्लाह आपके लिए गपशप हो जाएगा, और उसके अलावा भी जो दूसरे एग्जाम है, जुमला एग्जाम्स, वो आपके लिए गपशप हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।